हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो स्टार्ट करते हैं 30 अगस्त 2020 का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस। बिफोर वी स्टार्ट, आज यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज जो हमने स्टार्ट किया उसका पेपर नंबर 2 का डेट है। सो वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट पेपर इन द वेबसाइट। जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन लिया है फॉर द मेंस टेस्ट सीरीज दे कैन लॉग इन टू temsies.com। temsies.com में आप लॉग इन करेंगे तो आपको पेपर अब मिल जाएगा। सेकंड पेपर अपलोड हो चुका है। प्लीज़ डू राइट एंड डू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एग्जामिनेशन पेपर। ओके, उसको फॉलो करिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट, जिनके आंसर्स आपको करने हैं। कल कई लोगों ने बोला था कि क्वेश्चंस दिख नहीं रहे थे, तो आई विल शो यू द क्वेश्चंस इन द पोर्टल इटसेल्फ। क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। तो EPI यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट वाज रिलीज्ड बाय द नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। दूसरा स्टेटमेंट है, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आर द 4 पिलर्स ऑफ द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तीसरा स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मोस्ट ऑफ द कोस्टल स्टेट्स आर द बेस्ट परफॉर्मर्स। जो बेस्ट परफॉर्मर्स है वो कोस्टल स्टेट्स हैं। सो दीज आर द 3 स्टेटमेंट्स। आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत। सही बताना है, चलो सही बताना। ऑप्शंस आर A 2 ओनली, B 1 and 2 ओनली, C 1 and 3 ओनली या D 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ली ट्राइब समटाइम्स सीन इन न्यूज आर द ट्राइब्स ऑफ। वर्ली ट्राइब्स इनमें से कहाँ की ट्राइब्स? ऑप्शंस आर A महाराष्ट्र, B उड़ीसा, C वेस्ट बंगाल या D मिजोरम। This is question number 2 for you. Question number 3 is, consider the following statements with respect to Archaeological Survey of India. Archaeological Survey of India के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द Archaeological Survey of India is an attached office to the Ministry of Culture. It is an attached office to the Ministry of Culture. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, it takes up conservation projects only in India. कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, both या none? This is question number 3 for you. So please do try to attempt these 3 questions in the comment section below. Answers मैं आपको वीडियो खत्म होने पे बता दूंगा। Let's start the news analysis part, friends. पहली जो न्यूज है, सेंटर मस्ट बोरो एंड पे स्टेट्स GST ड्यूज। केरला का ये कहना है, जो कल ऑप्शंस मैंने बताए थे आपको, निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला? सबसे पहली चीज कि जो ये रिडक्शन हुआ है इन द कलेक्शन ऑफ द GST, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। सिंपल सी बात यह है, उनका ये कहना है कि जो रिडक्शन हुआ है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। वो रिडक्शन इस कारण से नहीं हुआ कि GST के इम्प्लीमेंटेशन के कारण वो चीज कम हुई है। सेंटर ने वो ये कहा था, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर, सेंटर ने ये कहा था कि अगर GST के इम्प्लीमेंटेशन के कारण आपका कलेक्शन कम होते हैं, घटते हैं, तो फिर सेंटर जो है वो कंपनसेशन पे करेगा। देन ओनली सेंटर इज लायबल टू पे द कंपनसेशन टू द स्टेट्स। लेकिन सिंस दिस COVID-19 is an act of God, what the finance minister is saying, that this COVID-19 is an act of God and therefore it is not because of the implementation of GST that the collections are reduced. ठीक है ना? उनका ये कहना है कि कलेक्शन इसलिए नहीं गिरे हैं बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फेलियर्स, या GST सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था इसलिए ये नहीं कलेक्शन घटे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द COVID-19 एंड COVID-19 इज एन एक्ट ऑफ गॉड, इज एन एक्ट ऑफ God and human beings have no control over it. Therefore, center is not liable to pay any dues to the state government. इसीलिए उन्होंने कल 2 तरीके बताए, 2 ऑप्शंस क्या क्या दिए। देखो, कल उन्होंने कहा था कि 3 लाख करोड़ का जो रिडक्शन होगा, लगभग 3 लाख करोड़ कम पड़ेंगे। उनमें से उन्होंने कहा कि 97,000 करोड़ तो आप RBI से बोरो कर लो एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। दिस वाज द फर्स्ट ऑप्शन विच वाज गिवन। सेकंड ऑप्शन वाज टू बोरो द इंटायर 2.35 लाख करोड़, जितना इंटायर 2.35 लाख करोड़ है, अंडर ए स्पेशल विंडो। स्पेशल विंडो के अंतर्गत आप पूरा का पूरा बोरो कर लो, ठीक है ना? लेकिन सेंटर के ऑफर में दोनों चीजें जो हैं, उसमें बोरो किसको करना पड़ रहा है? उसमें बोरो स्टेट्स को ही करना पड़ रहा है। मतलब डेट में कौन जा रहा है? डेट में स्टेट्स जा रहे हैं। तो सेंटर का कहना है कि स्टेट्स कैन बोरो 97,000 करोड़ फ्रॉम द RBI एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, और दे कैन बोरो द इंटायर 2.35 लाख करोड़ शॉर्टफॉल फ्रॉम द मार्केट्स विद RBI हेल्प। ठीक है ना? मार्केट से ले सकते हैं या फिर वो RBI से ले सकते हैं, लेकिन दोनों में ही बोरो स्टेट्स को करना पड़ेगा। केरला का ये कहना है कि सिंस ओनली 3% ऑफ द स्टेट्स इनकम कैन बी अवेल्ड एज लोन, जो 3% ऑफ द GDP है केवल उतना ही वो लोन की तरह ले सकते हैं, एंड देयरफॉर द प्रपोजल विल लीड टू द फाइनेंशियल लॉस टू द स्टेट। क्या है? इट विल लीड टू द फाइनेंशियल
लॉस्ट टू द स्टेट एंड व्यूज ऑफ द स्टेट्स आर इग्नोर्ड इन द जीएसटी काउंसिल। इनका ये कहना है कि जो व्यूज हैं स्टेट्स के दे आर इग्नोर्ड इन द जीएसटी काउंसिल। 279A1 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जीएसटी काउंसिल, याद है कि जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। एंड उसमें जो व्यूज हैं वो निगलेक्ट होते जा रहे हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि इसमें व्यूज निगलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हु हेड्स द जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करता है। दिस इज द क्वेश्चन टू यू, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार बताया मैंने आपको, बट आज आपको कर्ज चुकाने का मौका मिल रहा है। प्लीज डू टेल मी हु हेड्स द जीएसटी काउंसिल। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, प्लीज डू टेल मी दैट। ओके, तो ये केरला का कहना है कि भैया जो बोरोइंग है वो स्टेट्स क्यों करें, वो बोरोइंग भी सेंटर को ही करना चाहिए, एंड सेंटर बोरो करके दे पूरे स्टेट्स को 3 लाख करोड़, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग देयर। ओके, दिल्ली के लिए अच्छी खबर यह कि मेट्रो सर्विसेज विल रिज्यूम नेक्स्ट वीक, स्मॉल मीटिंग्स विल बी अलाउड। तो दिल्ली मेट्रो सर्विसेज जो अभी तक बंद है, दे विल बी ओपनिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, दे विल रिज्यूम फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। ओके, मेट्रो रेल सर्विसेज टू ऑपरेट इन अ ग्रेडेड मैनर फ्रॉम September 7, ग्रेडेड मैनर में स्टार्ट होंगी विद द कैप ऑफ 100% कॉन्ग्रीगेशंस एंड पॉलिटिकल रैलीज आर परमिटेड फ्रॉम September 21। 100 लोगों की कैपिंग के साथ कॉन्ग्रीगेशंस और पॉलिटिकल रैलीज भी परमिट की जाने लगेंगी। Students of class 9 to 12th can visit schools voluntarily to seek guidance, and इसमें 50% of the teaching and non-teaching staff in schools allowed outside containment zones from September 21। 21 सितंबर से 7 सितंबर से अलग अलग टाइम फ्रेम में ग्रेडेड मैनर में चीजें बढ़ना शुरू होंगी। नंबर ऑफ पीपल अलाउड एट द वेडिंग विल बी इंक्रीज फ्रॉम 50 to 100 फ्रॉम September 21। 21 सितंबर से 50 से बढ़ा करके 100 लोगों को कर दिया जाएगा, एंड फ्यूनरल्स में भी सेम 20 से बढ़ा करके 100 किया जाएगा, ठीक है ना। ओपन एयर थिएटर्स कैन ओपन फ्रॉम September 21। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो कि दिल्ली में स्टार्ट होने वाली हैं। सो लेट्स सी कि इनका क्या इंपैक्ट पड़ता है ऑन द कोविड-19 केसेस, ठीक है ना। LG ओवरटर्म्स CM गिव्स नॉट फॉर नीट एंड जेईई टेस्ट इन दिल्ली। अब केजरीवाल ने डिसाइड किया था टू पोस्टपोन द नीट एंड जेईई टेस्ट इन न्यू दिल्ली ड्यू टू द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस, बट अब जो LG है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, ही हैज ओवरटर्न द CM डिसीजन एंड हैज गिवन नॉट फॉर द नीट एंड जेईई टेस्ट इन न्यू दिल्ली। तो जो LG है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने ये चीज़ दे दी है, परमिशन दे दी है। सो नीट एंड जेईई विल बी हैपनिंग देयर एज प्लान्ड। ओके, अगली जो न्यूज़ है वो है प्रिजर्विंग द एसेंस ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की बात चल रही है जिसको बोलते हैं चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात चल रही है। इट्स अ 1.3 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन रेड फोर्ट एंड फतेहपुरी मस्जिद, ठीक है ना। तो चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत 1.3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो कि आपका रेड फोर्ट और फतेहपुरी मस्जिद के बीच में है, एंड इट विल बी टर्न्ड इनटू अ कार फ्री जोन। It is being turned into a car-free zone and beautified, keeping the Mughal era architectural style in mind। तो मुगल एरा को माइंड में रखते हुए इसको दोबारा ब्यूटीफाई किया जाएगा, एंड इट विल बी a car-free zone। It will be a car-free zone, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है ना, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक और चीज, चलिए यहाँ ये चीज नहीं इंपॉर्टेंट है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। सो यू कैन मूव विद मी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स विच वी आर डिस्कसिंग हेयर। काफ़ी सारी न्यूज आइटम्स हैं वैसे आज। यहाँ पे एक बटरफ्लाइज आर माइग्रेटिंग अर्ली इन द सदर्न इंडिया दिस ईयर। तो बटरफ्लाइज जो हैं वो जल्दी दिखने लगी, जल्दी आ गई हैं इन द सदर्न इंडिया। और जो रीजन है जहां पे दिखने लगी हैं वो है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, दैट इज परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट आपका केरला में पड़ता है। याद रखिए केरला में पड़ता है, एंड पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में पड़ता है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व इज देयर। ओके, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पे इसका नाम आया था, तो आई टोल्ड यू दैट एज वेल, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम भी लिखा है, अ रीसेंट स्टडी रिवील्ड दैट 4 स्पीशीज ऑफ मिल्कवीड बटरफ्लाइज। तो मिल्कवीड बटरफ्लाइज की 4 स्पीशीज बिलोंगिंग टू द डेनाइने सब फैमिली आर मेनली इन्वॉल्व इन द माइग्रेशन। उनका नाम है द डार्क ब्लू टाइगर, कॉमन क्रो एंड डबल ब्रांडेड, कॉमनली नोन एज टाइगर्स एंड क्रोज, ठीक है ना।
अब यहाँ पे याद रखेगा कि ये बटरफ्लाइज के नाम है, टाइगर्स के नाम नहीं है, है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि नाम लिख करके बोल देगा दीज आर द स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, दीज आर द नेम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, तो वहाँ पे बटरफ्लाई याद रखेगा। 4 स्पीशीज ऑफ द मिल्क वीड बटरफ्लाइज, इनके नाम क्या क्या है, ये डेनाइने सब फैमिली से है। नेम आर द डार्क ब्लू टाइगर, कॉमन क्रो एंड डबल ब्रांडेड, जिसको बोलते हैं टाइगर्स एंड क्रो, ठीक है ना। स्पीशीज लाइक ल्यूम, स्वेलो टेल, लेमन पैंसी, कॉमन लेपर्ड, ब्लू पैंसी, common emigrant and lemon emigrant, these are all involved in the migrant, they are all the varieties of butterflies। याद रखेगा ये सब बटरफ्लाइज की वैरायटीज, इनके नाम लिख लीजिए, यूपीएससी आपसे इन सब के नाम लिख करके डायरेक्टली पूछ लेगा कि ये किसकी वैरायटीज हैं, तो याद रखेगा दे आर द वैरायटीज ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है ना। और जो सबसे अधिक माइग्रेशन करती है वो ब्लू टाइगर एंड डार्क ब्लू टाइगर है, तो ब्लू टाइगर, डार्क ब्लू टाइगर, कॉमन क्रोज, डबल ब्रांडेड, इसके अलावा लाइन स्वेलो टेल, लेमन पैंसी, कॉमन लेपर्ड, ब्लू पैंसी, कॉमन एमिग्रेंट एंड लेमन एमिग्रेंट्स, दीज आर द नेम ऑफ द बटरफ्लाई स्पीशीज, है ना। जैसे ब्लू मॉर्मॉन भी है, आपको बताना, आपके लिए क्वेश्चन मैं दे देता हूं, चलो ब्लू मॉर्मॉन क्या है, व्हाट इज दिस ब्लू मॉर्मॉन, what is this blue mormon, ठीक है ना, this is the question to you, please do tell me that। आगे मूव करते हैं, यहां पे रोजगार दो कैंपेन हैज बीन लॉन्च, सो द इंडियन यूथ कांग्रेस हैज लॉन्च्ड अ नेशन वाइड रोजगार दो कैंपेन, ओके, तो रोजगार दो कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन यूथ कांग्रेस एंड यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप सबको पता है कि 45 ईयर्स में सबसे ज्यादा है, प्लस कोविड-19 आ गया, वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा था, प्लस कोविड-19 आ गया, तो अब जो है गवर्नमेंट्स के थ्रू ये बोल रहे हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग कि आप रोजगार दो, मतलब प्लीज प्रोवाइड इज ना एम्प्लॉयमेंट, है ना, एम्प्लॉयमेंट आप प्रोवाइड करो। अगली जो न्यूज है, बीएसएफ फाइंड्स टनल अलोंग द जम्मू पाकिस्तान बॉर्डर, तो वहां टनल मिला है एंड सैंड बैग्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम देयर, जिसमें कि नाम लिखा था शकरगढ़ कराची फैक्ट्रीज, मतलब कि पाकिस्तान से जो मैन्युफैक्चर्ड बैग्स हैं दे हैव बीन फाउंड देयर, ओके, वो मिले हैं वहां पे, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेट्स मूव अहेड, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन द प्रशांत भूषण केस टुमारो, तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वर्डिक्ट देगा कल अपना। अब आप सबको पता होना चाहिए कि प्रशांत भूषण के ऊपर जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस लगा है, लेट मी टेल यू समथिंग, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस लगा है, ठीक है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो दो तरीके से अराइज करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दो पावर्स है बेसिकली, एक आपका है जिसको हम बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ओके। सिविल कंटेम्प्ट जो होता है वो होता है विलफुल डिसओबेइंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट होता है स्कैंडलाइजिंग, आइदर यू स्कैंडलाइज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और यू स्कैंडलाइज द सुप्रीम कोर्ट, यू ऑब्स्ट्रक्ट द जुडिशरी, ठीक है ना, यू ऑब्स्ट्रक्ट द जुडिशरी एंड इट्स फंक्शनिंग, यू हिंडर द जजमेंट प्रोसेस, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट फॉर स्कैंडलाइजिंग हैज बीन रेज्ड अगेंस्ट द प्रशांत भूषण के अगेंस्ट ये किया गया कि उन्होंने स्कैंडलाइज किया है जुडिशरी को, ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये पावर्स जो हैं, ये सारी जो पावर्स हैं ये किसके अंतर्गत दी गई हैं, ये पावर्स जो दी गई हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल के अंतर्गत भी दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 129 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है दैट इट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड इट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। आर्टिकल 215 जो है वो हाई कोर्ट्स को पावर देता है दैट दे कैन पनिश फॉर देयर ओन कंटेम्प्ट, ठीक है ना। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 भी है, याद रखिएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बोलता है कि अगर नॉर्मल कोई एप्लीकेशन दे रहा है, मतलब कि किसी ने अप्लाई किया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, किसी ने पिटीशन फाइल किया है, तो पहले परमिशन अटॉर्नी जनरल से या फिर सॉलिसिटर जनरल से लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुओ मोटू कॉग्निजेंस भी ले सकता है। सुओ मोटू मतलब अपने आप से ही वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चालू कर सकता है। जब वो सुओ मोटू प्रोसीडिंग चालू करेगा तो उसको अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति
अप्लाई कर रहा है कोर्ट में कि इस फला व्यक्ति के अगेंस्ट आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्टार्ट करो, तब जरूर ये परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जरूर आपको या आइदर आपको अटॉर्नी जनरल से या फिर आपको सॉलिसिटर जनरल से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि अगर सुओ मोटू ले रहा है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो उनको कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आइदर फ्रॉम द अटॉर्नी जनरल और फ्रॉम द सॉलिसिटर जनरल। ठीक है ना। अगली जो न्यूज है वो बेसिकली इंडिया पुल्स आउट ऑफ द कावकाज ड्यू टू चाइना। तो अब क्या हुआ है कि कावकाज एक्सरसाइज, मैंने आपको पढ़ाया भी था कावकाज जब न्यूज में आया था, कावकाज वॉज एक्सरसाइज विच वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन रशिया, और इसमें इंडिया मेंबर बनने वाला था। बट नाउ इंडिया हैज विड्रॉन इट्स पार्टिसिपेशन इन द कावकाज 2020 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज इन रशिया इन सितंबर ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ चाइनीज ट्रूप्स। लेकिन अब उसमें चाइनीज ट्रूप्स आ रही हैं, इस कारण से इंडिया ने अपना पार्टिसिपेशन वापस खींच लिया। इंडिया हैज पुल्ड बैक इट्स पार्टिसिपेशन एंड इंडिया ने कहा है कि हम रशिया के बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, बट एनी पार्टिसिपेशन वेयर देयर इज चाइना इन्वॉल्व विल नॉट बी पॉसिबल टिल देयर इज पीस इन द बॉर्डर एरियाज। जब तक पीस नहीं हुआ तब तक कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। द इन्वाइटीज टू कावकाज 2020 स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज ऑल्सो रिफर टू एज कॉकेसस 2020। कावकाज 2020 को कॉकेसस 2020 टू बी हेल्ड इन अस्ट्राखान इन सदर्न रशिया। ठीक है, अस्ट्राखान सदर्न रशिया विल इंक्लूड 15 to 26 इंक्लूडिंग पाकिस्तान, टर्की एंड अदर मेंबर्स स्टेट्स ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन। तो एससीओ के मेंबर्स भी रहेंगे। ठीक है ना। एससीओ के 8 मेंबर्स कौन कौन से आपको मुझे बताने, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एससीओ का जो एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर उसको रैट्स बोलते हैं, ये याद रखना। रैट्स इज द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एससीओ, ये भी आप याद रखिएगा। दिस इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर। तो कावकाज के बारे में मैंने आपको बता दिया, कॉकेसस 2020 ही इसको कहा जाता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ठीक है। ईडी का नाम आया तो बता देता हूँ, 1956 में ये बना था। जब ये बना था तो इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट, इसका नाम था। 1957 में इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलने लगे। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में था, इट वाज इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। लेटर ऑन इट वाज ट्रांसफर टू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में ट्रांसफर किया गया। ईडी जो है वो फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने का काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है। जो पीएमएलए एक्ट है 2002 का उसको देखता है। फेमा एक्ट है 1999 का, उसको देखता है। फेमा 1999 एंड पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है ना। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि ईडी 1956 में बना था। जब बना था तो इसका नाम था क्या, इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। 1957 में इसका नाम बदल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। एंड आपका जो पहले इसका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स था, बट बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। इन्वायरमेंटलिस्ट पिटीशन पीएम ऑन द चार धाम प्रोजेक्ट। अब इन्वायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने पिटीशन दिया है चार धाम प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। ठीक है ना। चार धाम प्रोजेक्ट क्या है, बेसिकली इट्स एन एम्बिशियस अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट to widen nearly 900 किलोमीटर ऑफ हिल रोड्स टू improve access to the pilgrimage spots in उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो 4 मेन पिलग्रिमेज स्पॉट्स हैं वहां पे एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बेसिकली चार धाम प्रोजेक्ट की एक रचना रची गई है। एंड चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दें कौन कौन से बेसिकली चार धाम है। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू improve the existing condition of highways in Uttarakhand. In this project, the government will upgrade and develop the roads which connect all the 4 dams. Okay, all the 4 धाम्स. Okay, कौन कौन से धाम है यहाँ पे बेसिकली, एक है गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री, तीसरा केदारनाथ एंड चौथा बद्रीनाथ। चार धाम इसीलिए इसका नाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ठीक है ना, याद रखिएगा। And it's a 12,000 crore project which will turn nearly 1100 kilometer damaged highways of Uttarakhand into all season road. All season road में convert करेगा। ठीक है ना, याद रखेगा नाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। These are the name of the 4 धाम्स। चार धाम प्रोजेक्ट इसीलिए इसका नाम रखा गया। ठीक है ना, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी।
रिमूव एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन विस्कोस स्टेपल फाइबर, सीमा। अब सीमा यानी कि सदर्न इंडियन मिल एसोसिएशन का कहना है कि आप जो स्टेपल फाइबर सप्लाई है, विस्कोस स्टेपल फाइबर सप्लाई, उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी आप रिमूव कर दो। एंटी डंपिंग ड्यूटी आप रिमूव करोगे तो थोड़ा सस्ता मिलेगा और यहाँ के जो फाइबर्स के थ्रू जो बन रहा है वो उनका सस्ता बनेगा। अब देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, कैसे काम करती है, लेट मी टेल यू दैट समथिंग अबाउट दैट। देखो सबसे पहले एंटी डंपिंग समझने के लिए आपको डंपिंग समझना पड़ेगा। व्हाट इज डंपिंग? डंपिंग का मतलब ये होता है व्हेन गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री। क्या होता है? व्हेन गुड्स आर exported by a country to another country at a price lower than the price it normally charges on its own home market। मान लो चाइना में कोई मोबाइल है, सपोज लेट मी गिव यू एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ आपको। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज चाइना में कोई मोबाइल 1000 रुपये का बिक रहा है, 1000 रुपये का बिक रहा है, बट वही मोबाइल अब इंडिया में वो 600 रुपये में बेचना शुरू कर दे। वॉट इट्स एक्चुअली डूइंग इज दैट कि इतने ज्यादा मोबाइल बना लिए थे चाइना ने कि 1000 वाले मोबाइल अब वहां कोई खरीद ही नहीं रहा, लेकिन होम मार्केट में उनकी प्राइस 1000 रुपये है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में जब वो मोबाइल ला रहे हैं तो वो उसको 600 में बेच रहे हैं। तो ये जो चीज होती है ना, कंट्रीज जो ये करते हैं कि जो दूसरी कंट्री में जब एक्सपोर्ट करने जाते हैं, दे रिड्यूस द प्राइस। What they do is that they reduce the price and provide it at a price which is lower than that what they provide at the home market। Okay, home market से कम प्राइस में वो उनको प्रोवाइड करने लगते हैं। सो बेसिकली दिस इज व्हाट दे डू एंड इसी एक्सरसाइज को डंपिंग कहा जाता है। अब जब वो लोअर प्राइस में बेचते हैं तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो मोबाइल अभी भी 800 में मिल रहा है, लेकिन अब चाइना वाले ने क्या किया कि हमारे यहाँ देखा कि 800 में मोबाइल मिल रहा है, तो अपने यहाँ मोबाइल जो उनका 1000 का मोबाइल था वो 600 में बेचना शुरू कर दिए। अब जब 600 में बेचेंगे तो लोग तो ऑब्वियसली बात है 600 वाला मोबाइल खरीदेंगे, 800 वाला क्यों खरीदेंगे? तो हमारे इंडियन जो लोकल मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स उनको नुकसान होने लगेगा। तो अब इंडिया क्या करेगा? इस डंपिंग से बचने के लिए एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी जब इंडिया लगाएगा तो वो जो मोबाइल है उसकी प्राइस फिर बढ़ जाएगी और वो 850 का या 875 का या 900 का मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? बेसिकली इट इज टू रेक्टिफाई द सिचुएशन ऑफ एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रेक्टिफाई करने के लिए होता है और जो प्राइसेस घटा करके भेजते हैं सामान दूसरी कंट्रीज में, उनसे लड़ने के लिए बेसिकली एंटी डंपिंग ड्यूटी अप्लाई की जाती है। ठीक है ना? तो ये आपको, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ओके, डिफरेंस फ्रॉम सीवीडी किस तरीके से? अब एक और दूसरी होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है। एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी होती है। अब आप दिमाग में आ रहा होगा कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी क्या सेम होती है? नहीं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी दूसरी होती है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सिडीज को काउंटर करने के लिए होती है। मतलब कि जब टैरिफ मतलब आप ऐसे टैरिफ लेवी करते हो इंपोर्टेड गुड्स में to offset the subsidies made to producers of these countries in the exporting country। जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है वहां पे अगर कोई सब्सिडी दी गई होगी, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई सब्सिडी दी गई होगी ना, तो वहां के प्रोड्यूसर्स को तो सस्ता बना, उनको सस्ता पड़ गया, तो अब वो सस्ते प्राइस पे बेचेंगे यहाँ पे। तो इस इंपैक्ट को दूर करने के लिए, जब मतलब कि जो प्रोड्यूसर कंट्री है जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है वहां पे जो सब्सिडीज दी गई थी उन प्रोडक्शन के लिए, उनको इंपैक्ट को जब दूर करने के लिए आप कोई ड्यूटी लगाते हो तो उसको हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं। लेकिन जब आप डंपिंग से लड़ने के लिए कोई ड्यूटी लगाते हो उसको हम एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ट्री ऑफ लाइफ, द अफ्रीकन बाओबाब, यहां पे एक ट्री है जिसका नाम है अफ्रीकन बाओबाब। इट इज नोन एज द ट्री ऑफ लाइफ। इट कैन लिव फॉर ओवर 1000 ईयर्स, 1000 साल से ज्यादा इसकी एज हो सकती है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रिसेंट स्टडी वाज देयर टेकन प्लेस जिसमें बताया गया कि इसमें 168 क्रोमोसोम्स होते हैं। इट हैज 168 क्रोमोसोम्स। अफ्रीकन बाओबाब, इट इज नोन एज द ट्री ऑफ लाइफ। इट कैन लिव फॉर ओवर 1000 ईयर्स। ओके, इट कैन लिव ओवर 1000 ईयर्स, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द न्यू आइडिया ऑन सप्लाई चेन्स? अब यहां पे जापान ने एक नया आइडिया पुट फॉरवर्ड किया है। क्या है वो आइडिया? लेट्स सी दैट। तो जापान ने जो आइडिया फॉरवर्ड किया उसका नाम है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। याद रखिएगा, जापान हैज पुट फॉरवर्ड एन आइडिया जिसका नाम है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। किस तरीके से इंपैक्ट करेगा चाइना को, जापान को, इंडिया को, ये हम देखते हैं। तो जापान ने ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव क्यों मतलब किसके साथ मूव किया है? तो जापान ने ये मूव किया इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया के साथ।
अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में है, इसके बाद इसमें पैसिफिक रिम कंट्रीज भी इंक्लूड हो जाएंगी मे बी, और कुछ कंट्रीज लेटर ऑन स्टेज में ऐड की जाएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है। अब सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाना है, नाम से ही क्लियर है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। अब हुआ क्या, जब कोविड-19 आया तो इन कंट्रीज को एक चीज ये पता चली कि किसी एक कंट्री पर हैवीली डिपेंडेंट आप नहीं रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जापान का एग्जाम्पल देखें, जापान imports nearly $169 billion ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। लगभग 24% जो जापान का इंपोर्ट होता है वो चाइना से इंपोर्ट होता है। बट कोविड-19 के टाइम में जब इसका जो ये इंपोर्ट है वो हाफ हो गए। तो जब कभी कोई एक कंट्री में इस तरीके की चीज आती है, पैंडेमिक टाइप की चीज या कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर नाम की चीज आती है, सो इट डज नॉट ओनली इंपैक्ट दैट कंट्री बट इट इंपैक्ट्स अदर कंट्रीज विच आर डिपेंडेंट अपॉन दैट कंट्री। ठीक है ना, ये केवल उस कंट्री को इंपैक्ट नहीं करता जो उस कंट्री में जहां पे ये हुआ है, उन कंट्रीज को भी इंपैक्ट करता है जो कंट्रीज उस कंट्री पे डिपेंडेंट है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता था जापान। तो अब जो ये सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव है, इट इज बेसिकली टू डाइवर्सिफाई द ऑप्शंस। ये ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करने के लिए कि सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करके रखो, ताकि अगर किसी एक कंट्री में नेचुरल डिजास्टर्स, वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी, अर्थक्वेक, पैंडेमिक, मैन मेड, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी होता है, तो एटलीस्ट आपके पास इतना स्ट्रांग सिस्टम रहे सप्लाई चेन का कि आपके कंट्री में जो सप्लाई है वो बंद ना हो और आपकी कंट्री की जो डिमांड है वो फुलफिल होती रहे। बेसिकली दिस इज द बेसिक आइडिया रिगार्डिंग दिस सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। अब होता क्या, देखो अभी मैंने आपको बता दिया कि 24% जो इंपोर्ट होता था जापान में वो चाइना से होता था। कोविड-19 आया, उनका इंपोर्ट आधा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जापान में जो डिमांड थी वो थोड़ी घटी थी, जापान की डिमांड उतनी थी, लेकिन सप्लाई आधी हो गई, तो वहां पे फिर अवेलेबिलिटी कम हो गई। अब एज अ पार्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, जापान ने बहुत सारी चीजें की हैं। सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव के अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं। जैसे कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सबसे पहली चीज ये की है कि जो $2.2 बिलियन उन्होंने सिर्फ इसलिए दिए हैं ताकि बहुत सारी कंपनी जो है वो अपने चाइना से मूव आउट हो जाए, है ना, वो चाइना से बाहर मूव कर जाए, इस कारण से उन्होंने $2.2 बिलियन दिया है। ठीक है ना, इसके अलावा वो दूसरे ऑप्शन देख रहे हैं। इस दूसरे ऑप्शन में जो एक ऑप्शन है वो इंडिया है। ठीक है ना, इंडिया एक ऑप्शन है। एंड जापान इज द 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, जहां पे 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर जापान इंडिया का है। ठीक है ना, एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम जापान इनटू इंडिया मोर देन डबल्ड ओवर 12 ईयर्स पीरियड, है ना। पहले बहुत कम था हमारा इंपोर्ट, जो इंपोर्ट फ्रॉम जापान इनटू इंडिया, जापान से हम जो इंपोर्ट करते थे पहले कम करते थे, अभी लगभग डबल करने लगे, लेकिन अभी भी कम करते हैं, जितना पोटेंशियल उसका बहुत ज्यादा कम हिस्सा ही हम करते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है बेसिकली इंडिया को इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट्स रिलेशनशिप विद जापान। जापान के साथ हम अपने रिलेशन को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, प्रगाढ़ बना सकते हैं। दिस इज वॉट इज कमिंग फ्रॉम दिस न्यूज आइटम। ठीक है ना। Now media reports indicate that China has been Australia's largest trading partner। अब चाइना और ऑस्ट्रेलिया का एंगल देखें तो चाइना ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें कि कहना चाहिए कि 32.6% ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट जो है वो चाइना में होता है। आयरन और कोल, गैस, ये सारे डोमिनेट करते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली ट्रेड रिलेशंस है बिटवीन चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, दे आर नॉट वेरी गुड, दे आर डिटोरिएटिंग फॉर अ वाइल नाउ। जो ट्रेड रिलेशंस है चाइना और ऑस्ट्रेलिया के वो थोड़ा डिटोरिएट हो रहे हैं। चाइना बैंड द बीफ इंपोर्ट फ्रॉम 4 ऑस्ट्रेलियन फर्म्स इन में। चाइना ने रिसेंटली बीफ इंपोर्ट जो था वो बंद कर दिया ऑस्ट्रेलिया के कुछ फर्म्स के थ्रू। ठीक है ना। Then China's education ministry warned its students aspiring to study or already studying in Australia of rising racism in that country। ठीक है ना, चाइना ने अभी अपने बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो भी किया था, वार्निंग भी दी थी कि वहां पे रेसिज्म बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो ये कहना चाहिए कि जो रिलेशंस है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, दे आर नॉट गोइंग वेरी स्मूथ, दे आर नॉट वेरी स्मूथ। तो अब जो है इंडिया इसमें गेन कर सकता है, लेकिन ऑथर ने अभी भी कहा कि इंडिया डायरेक्टली चाइना के साथ सारी सप्लाईज कट ऑफ नहीं कर सकता। अगर आप ये सोचे कि आप चाइना के साथ पूरी सप्लाईज कट ऑफ कर सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। हमारे कंट्री का जो 70% API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो हम चाइना से लेते हैं। वी इंपोर्ट दैट फ्रॉम द चाइना, वी इंपोर्ट मेनी थिंग्स फ्रॉम द चाइना। इनफैक्ट हम ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं चाइना के थ्रू। जब हम चाइना से जब भी बात चलती है, इंपोर्ट्स घटे जरूर हैं लेकिन अभी भी हम डेफिसिट में चल रहे हैं। ठीक है।
है ना। लेकिन इफ वी वांट टू रिप्लेस चाइना फॉर दीज कंट्रीज, जैसे जापान अब हम पे डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है, चाइना को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए कि इन कंट्रीज की मदद लेनी चाहिए और खुद का जो पोटेंशियल उसको इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए। सो वी नीड टू इंप्रूव आवर पोटेंशियल एज वेल एज वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ दीज कंट्रीज एज वेल इन ऑर्डर टू रिप्लेस चाइना, है ना। चाइना को रिप्लेस करने के लिए हमको करना है। बट इन इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखें तो चाइना अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट। इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट है उसका 45% चाइना से आता है। तो पूरी तरीके से चाइना को तुरंत कट ऑफ करना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरी कंट्रीज की मदद लें और कुछ इंप्रूवमेंट अपने एक्सपोर्ट में, अपने लॉजिस्टिक्स में, इन सब चीजों में करें। द लैंड लॉस्ट बिटवीन द रिवर एंड द सी, यहाँ पे एक मैप बहुत अच्छा दिखाया गया, तो मैं आपको मैप के थ्रू सारी चीजें पर दिखा देता हूँ, है ना। ये कौन कौन सी चीजें कहाँ पर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेसिकली, ये जॉर्डन दिख रहा है, जॉर्डन कंट्री दिख रही है आपको, जॉर्डन, और यहाँ पे आपको इजराइल दिख रहा है। दिस इज योर इजराइल पार्ट, है ना, ये भी इजराइल पार्ट है। इन जॉर्डन और इजराइल के बीच में आपको ये दिख रहा होगा, ये छोटा सा एक सी दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं डेड सी। दिस इज नोन एज द डेड सी। यहाँ पे वेस्ट बैंक वाला रीजन है, दिस इज द वेस्ट बैंक वाला रीजन, ठीक है ना। इसी वेस्ट बैंक वाला रीजन है जिसको कैप्चर कर लिया था इसराइल ने। एंड दिस वेस्ट बैंक, यहीं पे आपका, यहाँ पे ये जेरूसलेम आता है, दिस इज द जेरूसलेम, ठीक है ना। यहाँ पे ये टेल अवीव है, टेल अवीव इसराइल का। एंड दिस इज द गाजा स्ट्रिप पार्ट, दिस इज द गाजा स्ट्रिप पार्ट, और ये इजिप्ट है। एंड ठीक है ना, गाजा स्ट्रिप वाला पार्ट यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका वाटर बॉडी है मेडिटेरेनियन सी, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, इसको आप याद रख सकते हैं, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत चल रही है रिगार्डिंग द किस तरीके से बात हुई, ठीक है ना। अब फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन पैलेस्टीनियंस जो है वो बैलफोर डिक्लेरेशन को कहा जाता है, याद रखेगा। खालिदी, जो राशिद खालिदी एक अरब हिस्टोरियन है, ही हैज कॉल्ड द बैलफोर डिक्लेरेशन to be the first step. Balfour Declaration was the first step and was the first declaration on the war on the Palestinians. Balfour Declaration जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो आप देखेंगे ब्रिटेन और फ्रांस जो है, ब्रिटेन और फ्रांस मिल करके उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की थी बेसिकली, और तभी बैलफोर डिक्लेरेशन का बात आती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की ये इवेंट है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का इवेंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर बात करें कुछ वॉर्स की जो हुए हैं तो 1967 में 6 डे वॉर हुआ था इजराइल के बीच में और अरब कंट्रीज के बीच में। इसके पहले 1948 में वॉर हो चुका था, ठीक है ना। बहुत सारे वॉर इजराइल और अरब कंट्रीज लड़ चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे फाइनली जो हम बोलें कि एक प्लान यूएन ने दिया कि इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट और इंडिपेंडेंट जूइश स्टेट ऑफ इजराइल की बात की जाती थी, जिसको जूइश ने तो एक्सेप्ट किया लेकिन अरब ने रिजेक्ट कर दिया था। और 14 मई 1948 को, 14th May 1948 को, विच वॉज द लास्ट डे द ब्रिटिश मैंडेट ओवर पैलेस्टीन, डेविड बेन गुरियन थे, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द जूइश एजेंसी, ही डिक्लेयर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। 1948 में डेविड बेन गुरियन declared the establishment of the state of Israel and the declaration in the midst of a raging violence between Jewish militia and the Palestinians. यहाँ पे Jewish militia और Palestinians के बीच में बहुत ज्यादा एक वॉर शुरू होता है, ठीक है ना, जिसको अरब इजरायली वॉर कहते हैं। अब जब ये अरब इजरायली वॉर खत्म होगा तब तक इजराइल जो है इट विल कैप्चर 23% मोर टेरिटरीज देन व्हाट वाज ऑफर्ड बाय द यूएन ने जो प्लान में ऑफर किया था उससे 23% ज्यादा टेरिटरीज इन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर ली बाय दिस योर आफ्टर दिस वॉर। ओके, सो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1967 में आपका 7 डे वॉर होता है जिसमें और ज्यादा टेरिटरीज वो कैप्चर कर लेते हैं। 3 चीजें हैं जो प्राइमरली आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं बिटवीन द पैलेस्टीनियंस एंड द इजरायलीज। पहला है द बाउंड्री, फर्स्ट वन इज द बाउंड्री। द पैलेस्टीनियंस एंड द अरब कंट्रीज से पैलेस्टीनियन स्टेट शुड बी फाउंड बेस्ड ऑन द 1967 बॉर्डर, जिसको ग्रीन लाइन भी कहा जाता है। तो अब पैलेस्टीनियंस का कहना है कि 1967 के बॉर्डर के हिसाब से उनको मिलना चाहिए, लेकिन अब रीड्रॉ कर चुका है इजराइल बॉर्डर, तो बॉर्डर डिस्प्यूट पहला है। सेकंड जो इशू है, द पैलेस्टीनियंस सी ईस्ट जेरूसलेम एज देयर फ्यूचर कैपिटल। पैलेस्टीनियंस जो है वो ईस्ट जेरूसलेम को अपनी फ्यूचर कैपिटल मानते हैं, लेकिन ये इंटायर सिटी इज अंडर द इजरायली कंट्रोल। दिस इंटायर सिटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इजराइल एंड द ओल्ड सिटी हाउसेज द चर्च ऑफ होली सेपल्चर, जिसको कि क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं दैट द चर्च स्टैंड्स ऑन द हिल वेयर जीसस वाज क्रूसिफाइड
Then Haram al Sharif or Temple Mount which houses the Aqsa Mosque. Aqsa Mosque को माना जाता है it is the third holiest site of the Islam. Okay, Aqsa Mosque is the third holiest site of the Islam, ये माना जाता है. And it is the dome of the rock from where the prophet is believed to have ascended to heaven on a winged horse called Burak. Okay, Burak which was the winged horse जिससे के through जो prophet है he is believed to have ascended the heaven. ये सारी चीजें लिखी हैं. They will not be asked in the question, just for the knowledge purpose. पेपर में है तो आपको मैं बता रहा हूँ. देन तीसरा जो इशू है पैलेस्टीनियंस इजराइलीज के बीच वो है रेफ्यूजीज का. जब वॉर हुआ तो बहुत सारे रेफ्यूजी डिस्प्लेस हो गए थे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ठीक है ना. एंड उसको नकबा बोलते हैं. जो पैलेस्टीनियंस है दे कॉल्ड दिस नकबा, यानी कैटास्ट्रॉफ बोलते हैं. इजराइल हैव नेवर एक्सेप्टेड देयर राइट टू रिटर्न बिकॉज इफ दे रिटर्न इट वुड आल्टर द डेमोग्राफिक ऑफ जूइश नेशन. तो इजराइल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि रिटर्न करेगा एंड दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस रिटर्न. ओके, कहते हैं कि अगर हम रिटर्न करेंगे तो हमारी डेमोग्राफी चेंज होगी. सो दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स टू बी डिस्कस टुडे. क्वेश्चंस जो मैंने पूछे तो उनके आंसर्स आपको एक बार दे देता हूँ. द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव आस्क्ड, लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर दैट. पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कौन कौन से स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स. तीनों स्टेटमेंट सही है. 1, 2, 3 विल बी द करेक्ट आंसर. वर्ली ट्राइब आर द ट्राइब्स फ्रॉम महाराष्ट्र. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है. क्यों? क्योंकि जैसे कंबोडिया में प्रोजेक्ट्स करता है तो ऐसा नहीं केवल इंडिया के प्रोजेक्ट करता है, ऐसा ही बाहर के करता है. दैट इज इट फॉर द डे. आई होप यू लाइक आवर वीडियो. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब. कीप लविंग